हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने सुदामा चरित्र को कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। तो शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है ना। इसमें लेखक बनारसी दास जो है वो बनारसी दास चतुर्वेदी उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद के साथ 2 दिन उन्होंने किस प्रकार से बिताए है ना। तो उनका स्मरण करते हुए उनके व्यक्तित्व को बड़ी कुशलता से उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिनसे मिलकर बहुत मज़ा आया हो? यदि आपको किसी महान व्यक्ति से मिलने को कहा जाए तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? अपने जीवन की कोई यादगार घटना सुनाइए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने घर में सभी बड़ों को सुनाइएगा। ओके, अब पढ़ते हैं। आओ पढ़ें। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बांग्ला भाषा के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 कहानियाँ, 3 नाटक तथा 7 बाल पुस्तकें लिखी हैं जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनके उपन्यास गोदान को कालजयी क्लासिक रचना माना जाता है। प्रेमचंद की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे। इसलिए उनकी चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैंट का टिकट कराया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गया। प्रेमचंद जी का मकान काशी मतलब वाराणसी, बनारस, इसे संसार का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। और इक्का मतलब तांगा जो होता है उसको बोलते हैं ना, घोड़ा गाड़ी को लेकर बोनिया पार्क में पहुंच गया। प्रेमचंद जी का मकान जो है वो खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। हाँ, मूंछों के बाल 53% सफ़ेद हो गए थे। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है। परमात्मा उन्हें शतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है वीरता या शान या अकड़ दिखाना, है ना। यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषी में जनता में उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली शरण जी हैं। पर प्रेमचंद जी के सिवा भारत के उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली शरण जी है। पर प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं। लोग उसको उपन्यास सम्राट कहते हैं, पर कोई भी समझदार आदमी उसे 2 ही मिनट बात करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं है। मतलब साम्राज्यवादिता मतलब अपनी शक्ति या गौरव बढ़ाने के लिए दूसरों के संसाधनों पर अधिकार जमा लेने का विचार उनके मन में नहीं है ना। कद के छोटे शरीर, निर्बल सा चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं। और श्रीमती शिवरानी देवी जी हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा था, उस समय प्रेमचंद जी जरा देर से पहुँचे थे। पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर जो एक सीधे सच्चे स्नेहमय हृदय पर से ही निकलती हैं, कोई भी सहृदया सुकुमारी अपना जीवन निछावर कर सकती हैं। सुकुमारी या कन्या जिसको अपन बोलते हैं, लड़की। प्रेमचंद जी ने बहुत कष्ट पाए हैं। उनके अनेक मुसीबतों का सामना किया है, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन से कोसों दूर हैं और बेनिया पार्क का तालाब बेशक सूख जाए, उनके हृदय सरोवर से हृदयता कदापि नहीं जा सकती। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है।
जब इस चालाक साहित्य संसार में बीसियों आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरों को धोखा दिया करते हैं, प्रेमचंद जी की तरह कुछ आदमियों का होना गनीमत है। उनमें दिखावट नहीं, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया है। वो भारत व्यापी कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई है। प्रेमचंद जी से अब की बार घंटों बातचीत हुई। एक तो प्रातः 11 बजे से रात के 10 बजे तक, और दूसरे दिन सवेरे से शाम तक। प्रेमचंद जी की गल्प लेखक हैं। गल्प मतलब काल्पनिक बात जो है। गप लड़ाने में आनंद आना उनके लिए स्वाभाविक है। भाषाविद बतलावे कि गप शब्द की उत्पत्ति गल्फ से हुई है या नहीं। यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिक्टेटरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर न हो तो वे 24 घंटे यही निष्काम काम कर सकते हैं। एक दिन बात करते करते काफ़ी देर हो गई। घड़ी देखी तो पता लग गया कि 1:45 बजे हैं। रोटी का वक्त निकल चुका था। प्रेमचंद जी ने कहा, खैरियत यह है कि घर में ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी तक अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती। घर में एक घड़ी रखना और सो भी अपने पास बात सिद्ध करती है कि पुरुष यदि चाहे तो स्त्री से कहीं ज़्यादा चालाक बन सकता है, और प्रेमचंद जी में इस प्रकार का चातुर्य बीज रूप में विद्यमान है ही। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। अब जब पिछली बार आप दिल्ली गए थे तो हमारे एक मित्र ने लिखा था 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं। इससे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर सम्राट पंचम भी जीवन में एक ही बार दिल्ली पधारे हैं। सम्राट पंचम मतलब जॉर्ज पंचम को सम्राट पंचम कहा जाता है। वे प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो वहाँ के राजा होने के साथ साथ भारत के भी राजा थे, क्योंकि भारत जो है 1947 तक अंग्रेजों के अधीन था। इसके सिवा यदि प्रेमचंद जी इतने दिन बाद दिल्ली आए तो इसमें दिल्ली का कसूर है? उनका नहीं। प्रेमचंद जी में गुण ही गुण विद्यमान है, सो बात नहीं। दोष हैं और संभवतः अनेक दोष हैं। एक बार महात्मा जी ने किसी ने यही सवाल पूछा था तो महात्मा जी ने उससे कहा, महात्मा जी मतलब महात्मा गांधी को जो गांधी जी हैं उनको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है ना। कई लोग उन्हें सिर्फ महात्मा के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हें यह खिताब दिया था उनको। एक बार महात्मा जी ने किसी से यह सवाल पूछ लिया था तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि यह सवाल आप श्रीमती कस्तूरबा गांधी से पूछिए। श्रीमती शिवरानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उनके दोषों पर प्रकाश डालें। एक बात तो उन्होंने हमें बतला भी दी कि उनमें प्रबंध शक्ति का बिल्कुल अभाव है। हम ही सी हैं जो इनके घर का इंतजार कर सकी हैं। पर इस विषय में श्रीमती सुदर्शन उनसे कहीं आगे बढ़ी हुई हैं। वे सुदर्शन जी के घर का ही प्रबंध नहीं करती, स्वयं सुदर्शन जी का भी प्रबंध करती हैं, और कुछ लोगों का तो जिनमें सम्मिलित होने की इच्छा इन पंक्तियों के लेखक की भी है। यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीमती सुदर्शन गल्प लिखती हैं और नाम श्रीमान सुदर्शन जी का होता है। सुदर्शन हिंदी प्रख्यात लेखक रहे हैं। उन्हें प्रेमचंद जी की कहानी परंपरा का कहानीकार माना जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फुर्ती का प्राय अभाव ही है। यदि कोई भला आदमी प्रेमचंद जी और सुदर्शन जी को एक कमरे में बंद कर दे तो सुदर्शन जी तिकड़म भिड़ाकर छत से नीचे कूद पड़ेंगे और प्रेमचंद जी वहीं बैठे रहेंगे। यह दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी वहाँ बैठे बैठे कोई गल्प लिख डालें। जम के बैठ जाने में ही प्रेमचंद जी की शक्ति और निर्बलता का मूल स्रोत छिपा है। प्रेमचंद जी ग्रामों में जमकर बैठ गए और उन्होंने अपने मस्तिष्क के सुपर फाइन कैमरे से वहाँ के चित्र विचित्र जीवन का फिल्म ले लिया। इटली की एक लेखिका ग्रेजिया दलिद्दा ने अपने देश के एक प्रांत विशेष के निवासियों की मनोवृत्ति का एक ऐसा बढ़िया अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक में इतनी खूबी के साथ चित्रित कर दिया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। प्रेमचंद जी का युक्त प्रांतीय ग्राम्य जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है और ग्रामवासियों के मनोभाव का विश्लेषण इतने ऊंचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं में के अच्छे से अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।